नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को, उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल साम्राज्य। जी हाँ, मुगल साम्राज्य। हम 1526 से शुरू करेंगे और 1857 तक, मतलब 300 साल से भी ज्यादा लंबे सफर पर चलेंगे। ये एक बहुत बड़ा कैनवस है, एक साम्राज्य का बनना, उसका शिखर पर पहुंचना और फिर बिखर जाना। बिल्कुल। तो हमारा मिशन सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये साम्राज्य बना कैसे, इसने इतनी गहरी छाप छोड़ी कैसे, और आखिर वो क्या वजहें थीं कि ये ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और कहानी शुरू करने के लिए हमें 16वीं सदी के हिंदुस्तान को देखना होगा। दिल्ली सल्तनत, जो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मतलब एक तरह का पावर वैक्यूम था, एक खालीपन। और इतिहास का नियम है, जब भी कोई बड़ा खालीपन पैदा होता है, उसे भरने कोई ना कोई आ ही जाता है। बिल्कुल। और इस बार वो ताकत आ रही थी मध्य एशिया से। तैमूर का वंशज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहा था, उसे यहाँ एक मौका दिख रहा था। तो चलिए बाबर से ही शुरू करते हैं। साल 1526, पानीपत की लड़ाई। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसकी 1 लाख से ज्यादा की फौज, चाल सेना थी। और दूसरी तरफ बाबर, जिसकी सेना बहुत बहुत छोटी थी। मतलब कागज पर तो ये एक तरफा मुकाबला लगना चाहिए। तो फिर बाबर जीता कैसे? जरूर उसके पास कोई सीक्रेट वेपन रहा होगा। आपने सही पकड़ा, वो सीक्रेट वेपन था तोपखाना। तोपें? हाँ, बाबर अपने साथ तुर्की से लाए गए विशेषज्ञ तोपची और बारूद लेकर आया था। हिंदुस्तान की सेनाओं ने इससे पहले, मतलब इस तरह संगठित तोपखाने का सामना कभी नहीं किया था। अच्छा। जब पानीपत के मैदान में पहली बार तोपों ने आग उगली तो लोदी के हाथी बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये तो युद्ध का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल, ये एक क्रांति थी। इसने साबित कर दिया कि एक छोटी, अनुशासित और आधुनिक तकनीक वाली सेना एक बहुत बड़ी पारंपरिक सेना पर भी भारी पड़ सकती है। और इसके बाद तो उसने खानवा और घाघरा की लड़ाइयां भी जीती। हाँ, राणा सांगा और अफगानों को हराकर उसने उत्तर भारत में अपनी सत्ता पक्की कर ली। और उसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी, तुजुके बाबरी। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है, एक बादशाह खुद अपनी कहानी लिख रहा है। हाँ, और अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में। ये हमें सीधा उसके मन में झांकने का मौका देती है। लेकिन बाबर का राज तो सिर्फ 4 साल ही चला। क्या ये एक मजबूत साम्राज्य की नींव डालने के लिए काफी था? बिल्कुल नहीं। देखिए, बाबर एक विजेता था, एक सेनापति था, लेकिन उसे एक प्रशासक के तौर पर काम करने का मौका ही नहीं मिला। उसने जमीन तो जीत ली, पर उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करने का वक्त उसे नहीं मिला। उसने बस एक, कह सकते हैं, एक नींव का पत्थर रखा और सारी जिम्मेदारी अपने बेटे हुमायूं पर छोड़ गया। और हुमायूं शायद इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। हुमायूं की कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। उसका राज 2 हिस्सों में बटा है। विरासत में एक ऐसा साम्राज्य मिला जो नाम का ही था, जड़ें बहुत कमजोर थीं। और ऊपर से उसके अपने भाई ही उसके दुश्मन बने हुए थे। और इसी अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाया एक अफगान सरदार ने, फरीद खान, जिसे दुनिया शेरशाह सूरी के नाम से जानती है। हाँ, शेरशाह एक मामूली जागीरदार का बेटा था, लेकिन उसकी काबिलियत असाधारण थी। उसने चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हुमायूं को बुरी तरह हराया। और हुमायूं को भागना पड़ा। अपनी जान बचाकर ईरान भागना पड़ा और अगले 15 साल उसने एक निर्वासित की तरह गुजारे। ये मुगल कहानी का पहला बड़ा ब्रेक था। तो इस ब्रेक के दौरान जब हुमायूं सत्ता से बाहर था, तब हिंदुस्तान में क्या हो रहा था? शेरशाह सूरी ने क्या किया? देखिए, ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, ये अपने आप में एक मिनी स्वर्ण युग था। शेरशाह का शासन सिर्फ 5 साल चला, लेकिन उसने प्रशासन की एक ऐसी जबरदस्त व्यवस्था खड़ी की जिसने आने वाले समय के लिए मिसाल कायम कर दी। जैसे कि? उसने जमीन को नापने के आधार पर लगान तय किया। उसने रुपया नाम से चांदी का एक स्टैंडर्ड सिक्का चलाया। अच्छा, ये वही रुपया है? हाँ, जो आज भी हमारी करेंसी का आधार है। और सबसे मशहूर, उसने कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। जीटी रोड। जी हाँ। विडंबना देखिए, शेरशाह के बनाए हुए कई सुधारों को बाद में मुगलों ने हूबहू अपना लिया। उसने अनजाने में ही अपने दुश्मनों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर दिया था। और फिर 1555 में हुमायूं की नाटकीय वापसी होती है। वो दिल्ली की गद्दी तो वापस पा लेता है, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और यहीं से
मुगल कहानी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है। गद्दी पर बैठता है उसका 13 साल का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और यहीं से कह सकते हैं साम्राज्य सही मायनों में एक साम्राज्य बनता है। शुरुआत में बैरम खां जैसे संरक्षक की मदद से, लेकिन बहुत जल्द अकबर ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अकबर ये समझ गया था कि हिंदुस्तान जैसे विशाल और विविध देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता, उसे लोगों का दिल जीतना होगा। अकबर को महान कहा जाता है। अक्सर उसके धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र होता है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया जैसा टैक्स खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ उसका निजी आदर्शवाद था या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति भी थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी। अच्छा। जजिया हटाकर और राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाकर वो बहुसंख्यक आबादी को ये संदेश दे रहा था कि ये उनका भी साम्राज्य है। वो शासन को एक साझेदारी बनाना चाहता था। मतलब राजपूतों को दुश्मन बनाने से अच्छा है उन्हें अपना साझीदार बना लो। बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने साम्राज्य को वो स्थिरता दी जो पहले कभी नहीं थी। और प्रशासनिक तौर पर उसने क्या किया? हमने मनसबदारी और सूबेदारी सिस्टम के बारे में सुना है, ये क्या थे? इसे सरल भाषा में समझें तो मनसबदारी एक तरह की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था। ठीक है। उस रैंक के हिसाब से उसे तय संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे। इससे बादशाह को एक विशाल सेना मिल गई जिसका खर्च सीधे खजाने पर नहीं पड़ता था। और सूबेदारी? साम्राज्य को अलग अलग सूबों यानी प्रांतों में बांट दिया गया। इस पूरे सिस्टम ने ही मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी का काम किया। तो अकबर ने एक मजबूत ढांचा तैयार कर दिया। उसके बाद आया उसका बेटा सलीम, जो जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। जहांगीर की छवि एक कला प्रेमी और कुछ हद तक रंगीन मिजाज बादशाह की है। क्या ये सही है? उसके समय में मुगल मिनिएचर पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंच गई। लेकिन उसके शासन की बागडोर कह सकते हैं काफी हद तक उसकी पत्नी नूरजहां के हाथों में थी। अच्छा। और जहांगीर के दौर का एक और बहुत बड़ा मोड़ था। उसने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की इजाजत दी। हाँ, सूरत में फैक्ट्री लगाने की। उस वक्त ये एक मामूली व्यापारिक फैसला लगा होगा, लेकिन इसने हिंदुस्तान के भविष्य का दरवाजा उन लोगों के लिए खोल दिया जो सिर्फ व्यापारी नहीं थे। तो जहांगीर के दौर में चित्रकला शिखर पर पहुंची, लेकिन उसके बेटे ने तो मुगल कला को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं शाहजहां की। बिल्कुल। अगर अकबर का युग प्रशासनिक मजबूती का था, तो शाहजहां का युग स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। ये शक्ति, सौंदर्य और दौलत का एक ऐसा बयान है जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। ये सब अद्भुत है, लेकिन क्या ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है? मतलब इस चमक दमक की कोई भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये शाहजहां के दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ ये बेमिसाल इमारतें बन रही थीं, और दूसरी तरफ किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा था और शाही खजाना खाली हो रहा था। कई इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां के इस जुनून ने साम्राज्य की आर्थिक कमर तोड़ दी। और उसके अपने अंतिम दिन भी बहुत दुखद। उसके बेटों में गद्दी के लिए एक खूनी जंग हुई जिसमें औरंगजेब जीता, और उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। हाँ, और सबसे दुखद बात यह है कि उसे उस कमरे में रखा गया था जहां से ताजमहल साफ दिखता था। सोचकर भी अजीब लगता है। सोचिए, जिस बादशाह ने अपनी मोहब्बत की निशानी बनाने में दुनिया का खजाना लगा दिया, उसे अपने आखिरी 8 साल उसे बस एक कैदी की तरह दूर से देखते हुए बिताने पड़े। इसके बाद गद्दी पर बैठा औरंगजेब, जिसने लगभग 50 साल राज किया, सबसे लंबे समय तक। औरंगजेब की छवि एक बहुत ही कट्टर और कठोर शासक की है। उसने जजिया को फिर से लागू कर दिया। उसका पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बीता, खासकर दक्षिण में मराठों के खिलाफ। औरंगजेब मुगल इतिहास का सबसे जटिल और विवादास्पद बादशाह है। एक तरफ वो निजी जीवन में बहुत अनुशासित था, एक कुशल सेनापति था। उसके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा। सबसे बड़ा? हाँ, नक्शे पर मुगल साम्राज्य कभी इतना बड़ा नहीं दिखा। तो फिर ये एक विरोधाभास है। अगर साम्राज्य इतना बड़ा और शक्तिशाली था, तो फिर इतिहासकार ये क्यों कहते हैं कि पतन की शुरुआत औरंगजेब के समय में ही हो गई थी? ये कैसे मुमकिन है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें साम्राज्यों के स्वभाव के बारे में कुछ सिखाता है। औरंगजेब की दक्कन यानी दक्षिण भारत को जीतने की जिद एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। कैसे? उसने 25 साल से ज्यादा दक्षिण में युद्ध करते हुए बिताए। इससे शाही खजाना पूरी तरह खाली हो गया।
उसकी गैर मौजूदगी में उत्तर भारत में प्रशासन कमजोर पड़ गया, विद्रोह होने लगे। और उसकी धार्मिक नीतियां? हाँ, उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने राजपूतों, सिखों और जाटों जैसे समुदायों को नाराज कर दिया, जो कभी साम्राज्य के स्तंभ हुआ करते थे। तो साम्राज्य बाहर से जितना बड़ा दिख रहा था, अंदर से उतना ही खोखला होता जा रहा था। मतलब वो एक ही वक्त में साम्राज्य को उसके शिखर पर भी ले गया और अनजाने में उसकी कब्र भी खोद रहा था। तो 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा? इस दौर को उत्तर मुगल काल कहते हैं ना? हाँ, और ये एक बहुत तेज गिरावट का दौर था। देखिए, केंद्र कमजोर होते ही पुरानी शक्तियां सिर उठाने लगी। मराठा, जो औरंगजेब के लिए सिरदर्द थे, अब दिल्ली तक को चुनौती देने लगे। अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। तो साम्राज्य अंदर से ही टूट रहा था, पूरी तरह खोखला हो चुका था। और बाहरी खतरों का क्या? हमने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बारे में पढ़ा है। ये हमले ताबूत में आखिरी कील की तरह थे। 1739 में ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली को इस बुरी तरह लूटा कि शहर कई हफ्तों तक वीरान रहा। वो अपने साथ तख्ते ताऊज और कोहिनूर हीरा भी ले गया। मयूर सिंहासन। हाँ, इन हमलों ने मुगल बादशाह की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। सबको साफ हो गया कि मुगल बादशाह अब अपनी राजधानी की भी हिफाजत नहीं कर सकता। और इसी पूरी उथल पुथल के बीच अंग्रेज अपनी चाल चल रहे थे। बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी, अब इस राजनीतिक खालीपन का फायदा उठा रही थी। उन्होंने पहले बंगाल पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते गए। 19वीं सदी की शुरुआत तक मुगल बादशाह सिर्फ नाम का शासक रह गया था, अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाला। और इस लंबे, शानदार और दुखद सफर का अंत होता है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ। 1857 का विद्रोह। हाँ, 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तो सिपाहियों ने एक बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये एक प्रतीकात्मक कदम था, एक आखिरी कोशिश। लेकिन विद्रोह बुरी तरह कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ 2331 साल पुराने मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत हो गया। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? मुगलों ने भारत को क्या दिया? उनकी देन बहुत गहरी है। उन्होंने हमें एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा दिया, जिसका असर आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी पर दिखता है। और कला और वास्तुकला के ऐसे नमूने दिए, जैसे ताजमहल, जो आज भारतीय पहचान का प्रतीक है। गंगा जमुनी तहजीब, मतलब वो मिलीजुली संस्कृति, उसको बढ़ावा दिया। हमारी भाषा, हमारा भोजन, पहनावा, हर चीज पर मुगल काल की एक अमिट छाप है। तो कह सकते हैं कि साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। बिल्कुल। मुगल साम्राज्य भौतिक रूप से 1857 में समाप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण देना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये उसी विरासत की एक कड़ी है। और हम आज की इस बातचीत को यहीं एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब एक साम्राज्य का अंत होता है, तो क्या वो वास्तव में समाप्त हो जाता है, या वो बस आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना रूप बदल लेता है?